नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, संसद से पास होने के बाद बने नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। कभी देश के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग जैसा विरोध करने की बात करते हैं, तो कभी मुस्लिम नेता खुलेआम धमकी देते नजर आते हैं। आज कोलकाता, पटना, भोपाल में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन दीदी के कोलकाता में एक बार फिर से भाईजान का धमकी वाला अंदाज देखने को मिला। दीदी के मंत्री से लेकर मौलाना तक सभी वक्फ कानून को लेकर धमकी देते नजर आए। दीदी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि वक्फ कानून बनने की वजह से उनके खून में गर्मी आ गई है, यानी वो कहना चाहते हैं कि वक्फ कानून पर उनका खून खौल रहा है। तो कई मौलाना कह रहे हैं वो दिल्ली आकर संसद को हिला देंगे। तो वहीं भोपाल में मौलाना लोगों को भड़काने के लिए कह रहे हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ना है, और मुस्लिमों ने कुर्बानी दे दी तो ये सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। मतलब इस तरह की बयानबाजी से भाईजान चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग भड़कें और दंगा फसाद करें। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ संशोधित कानून नहीं मानने की जिद आखिर क्यों, और मौलाना क्या भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसा रहे हैं ताकि माहौल खराब हो। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि वक्फ संशोधित कानून के विरोध में मौलाना और मुस्लिम नेता एक सोची समझी साजिश के तहत भड़काऊ बयान आखिर क्यों दे रहे हैं। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे। सीए ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। अगर हमें इस बात की भी मौका मिलेगा तो हम खून देने के लिए भी आजाद हैं। ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है। भाई, वक्फ संशोधन बर्दाश्त नहीं है। धमकी दी जा रही है संपूर्ण देश में दंगे कराने की। जिस वक्फ कानून का ये विरोध करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है उस कानून के पास होने से किसी की मस्जिद नहीं छिनेगी। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। हम इस कानून को नहीं मानते हैं, आप इस कानून को वापस कीजिए। रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि देश में किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा के लिए आज हमारे साथ बहुत खास और गणमान्य मेहमान हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन पैनल से कराकर और सीधे इस डिबेट को शुरू करूंगा। बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता श्रीराज नायर हमारे साथ आज डिबेट में मौजूद रहेंगे। मुफ्ती वजाहत कासमी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। मुमताज़ आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आज वो इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अतीक हैं हमारे साथ, जो कि मुस्लिम लीग से नेता हैं, वो हमारे साथ होंगे। सिकंदर रिजवी साहब होंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। हाजिर खान यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। कैप्टन सिकंदर रिजवी और हाजिर खान यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं हाजिर खान साहब आप ही से इस डिबेट को शुरुआत करूँगा, क्योंकि आप बहुत ज़हीन इंसान हैं, पूरा मामला आप समझ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब तक मुसलमानों की ये शिकायत है कि इस देश की राजनीति से उन्हें कुछ नहीं मिला, तो फिर अब मुसलमान क्यों राजनीति कर रहा है वक्फ कानून को लेकर? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि भारतीय हिंदुस्तान में सरकारें बनती हैं, उन सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से हिंदुस्तान में हुक्मरानी कर रही है।
हम ये कहते हैं कि पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को सरकार से जाने आने वाली सुविधाओं में कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेज, कितने स्कूल, कितने पिछड़ों के लिए काम किया। रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि 1995 में जब कानून बना था वक्फ का, तब भी इस देश की सरकार ने बनाया था, और 2013 में जब कानून बना था तब भी इस मुल्क की सरकार ने बनाया था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो है चुनिंदा लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी जैसे विद्वान लोग मौजूद थे। ये सब जब बना था, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल पास हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये बिल जो पहले से था, जिसमें महिलाओं का भी हमारे देश की मीडिया पेश नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, भोपाल में, दिल्ली में महिला मेंबर बनती रही हैं। झूठा प्रचार, दुष्प्रचार कर रही बात ये कि आपने जो कानून बनाया और उस कानून में आप ये चाहते हो कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलाह बहबूद करते हैं, और भ्रष्टाचार करने वाले लोग, एक मिनट, भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो आपने 2 साल की सजा को 6 महीने की क्यों कर दिया, उम्र को क्यों ख़त्म कर दी? हमें कहते हैं कि सरकार का कानून बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बनाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बुजुर्गों ने जो प्रॉपर्टी दी, जो वक्फ प्रॉपर्टी, एक आदमी मैंने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी किसी वक्फ कर दी तो अब मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं उसको बेच सकूं, खरीद सकूं, किसी और को दे सकूं। वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उससे गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, मुसाफिरों को, कैदियों की मदद की जाएगी उससे। और जिस लिए वो वक्फ किया गया है वो मसला, अगर एजुकेशन के लिए किया गया है, अगर हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए किया गया है, तो उसमें ना हिंदू देखा जाएगा, मुसलमान देखा जाएगा। ये देश का। साहब, आपने वक्फ की जमीन पर क्या कर लिया ये बताइए? कोई अस्पताल बनाया, कोई इंस्टीट्यूट बनाया, कोई स्कूल बनाया? सरकार ने एक छोटा सा अमेंडमेंट किया तो उस पर आपने बवाल कर दिया। खैर, मैं सिकंदर रिजवी साहब, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब से पूछना चाहूंगा, जफर इस्लाम साहब के पास जाने से पहले, कि वक्फ कानून में ऐसा कौन सा मसला है जो आप समझ गए लेकिन हाजिर खान नहीं समझ पाए? देखिए, मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमी है कुछ चीज़ की, जैसे कि जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो गौर करिएगा, इसके अंदर 2 हिंदू होंगे मेंबरान, 2 औरतें होंगी। पहले तो औरतों से ही परेशानी हो गई मुसलमानों का, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग ये कम्युनिटी है और फीमेल को नहीं चाहते हैं। आप अपनी कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हैं? मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसमें अपनी क्या, बिल्कुल जो सच है उसमें क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि देखिए, आप 3 तलाक के मसले, ये मसले तो आप इस्लाम की रोशनी में रखते हैं, बाकी जितने भी आपके कानून हैं वो सब आप भारत की संविधान के हिस्से से रखते हैं। कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसको जाके जमानत कराएंगे, छुड़वाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस्लाम के तहत करिए ना, उसको सजा दिलवाइए। कोई जिना करता है जाके पत्थर संस्कार करवाइए, वहां पर इस्लाम होना चाहिए, वहां पर शरा होना चाहिए। लेकिन आपकी शरा जो है वो सिर्फ औरतों के लिए है, शादी, तलाक और औरत, इसके लिए, उसके अलावा कहीं पे शरा का इस्तेमाल यहाँ पे भारत में नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को तो, मुसलमानों को तो शरिया लगा देनी चाहिए कि शरा के अंदर ही काम करेंगे। औरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ये वक्फ बोर्ड के अंदर। अब उसमें 2 हिंदू भी जुड़ गए, तो हिंदू जुड़ने से परेशानी हो रही है कि भाई ये हिंदू कैसे हम लोग का मुस्लिम का है, और क्यों? हाजिर भाई तो बता रहे हैं औरतें नहीं थी, ये दुष्प्रचार है। पहले से थी, वो तो कह रहे हैं पहले से। पंजाब में भी थी, दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड की मेंबर बनी, पंजाब में 3 बनी कम से कम। सिकंदर जी, देखिए, ऐसा है, ये सारी आफत टूटी है। जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, और ये सब अच्छे से जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं, मुसलमान अच्छे जानता है, चाहे जिस फिरके का हो, सबसे ज्यादा बेईमानी होती है और किसी गरीब गुरबा को फायदा नहीं होता है। लखनऊ के अंदर जाइए आप, बरेली जाइए आप, बहुत सारे ऐसे शहर पड़े मिलेंगे आपको। बम्बई का भी इलाका है, वहाँ पर मुमरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ पर सारा बहुत सारा मुसलमान है। वहाँ पर आप देखिए बस से बदतर हालत में है, लेकिन वक्फ बोर्ड निकल करके कोई भी उन पर कुछ पैसे खर्च नहीं करता है। वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीन पड़ी हुई है, उनको कहीं भी कहते नहीं, थोड़ी सी भी जगह नहीं देता कि जाके झोपड़पट्टी में रहते हैं वो लोग जाकर के। और उन जमीनों को बड़े बड़े बिल्डर का बेची जाती हैं, बड़े बड़े इसके अंदर प्लॉटिंग की जाती है, गैर कानूनी काम करते हैं और कई बार पकड़े गए हैं। एक एशिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, उसमें 400 केसेस पूरे यूपी के अंदर है। ठीक है, मैं लौटूंगा कैप्टन सिकंदर रिजवी आपके पास। अब मैं डॉक्टर जफर इस्लाम का रुख करता हूं। डॉक्टर जफर इस्लाम, इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक
विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। देश के कुछ हिस्से हैं जिन्हें लेकर के चिंता है, जिनकी हमने रिपोर्ट में भी तस्वीरें दिखाई और जिनका जिक्र किया, जिसमें पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाके हैं। क्या करेगी सरकार, कैसे समझाएगी उन मुसलमानों को? जो कैप्टन रिजवी कह रहे हैं वो बात मुसलमानों तक पहुंचाने में, क्योंकि कल भी हम इस मसले पर डिबेट कर रहे थे तो आप मौजूद थे, मसला ये निकल करके आया कि जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं या जो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है उन्हीं को बरगलाया और भड़काया जा रहा है। देखिए ऐसा मुस्कान जी, दो तीन बातें कहूँगा। मैं यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए उनको उसके बारे में गलत टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं उसी समाज से आता हूँ जहाँ से रिजवी साहब आते हैं, जहाँ से बाकी लोग खान साहब आते हैं, सभी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और हर कम्युनिटी में ऊंच नीच होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऊंच नीच होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मंशा समझिए। इस बिल को पास करने की दो मंशा है। पहली मंशा कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो इसका। जो चीज अनप्रोडक्टिव है, बहुत छोटी सी, इसमें गलत लोग समझ रहे हैं, गलत बयानी से भी लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो ब्रीफ नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं। हकीकत यह है कि इस बिल में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि बिल के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, लॉ बनने के बाद इसका एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा जी। अनप्रोडक्टिव एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे। जो लोग धांधली करके इसको गलत तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा फायदा जो है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गरीब लोगों को होगा। गरीब मुस्लिम मतलब मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, गरीब महिलाएं हो, जैसा रिजवी साहब कह रहे थे, मुमरा की बस्ती जो है महाराष्ट्र में, वहां पर थाने में उसमें अगर कुछ इमदाद हो सके तो उस तरह की एजुकेशन की तरफ जो है पैसा खर्चा किए जा सकते हैं, स्कॉलरशिप दी जा सकती, वो सब काम अब दिखेगा, पहले नहीं हुआ है, अब होगा क्यों? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताइए। लेकिन जफर साहब उससे पहले विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, उससे पहले आगजनी दिख रही है। हाँ, अब मैं दो मिनट पे आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, खाली अपनी बात पूरी कर ले मुस्कान साहब के। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि 12,000 करोड़ 2006-7 में रिपोर्ट आई थी, 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए। आज 2025 से बैठे हुए आमदनी वक्फ बोर्ड की सिर्फ 10 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं तो मिसमैनेज है, बिल्कुल मिसमैनेज है। तो उसको एफिशिएंट, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं। हाँ, वो दबंग लोग जो वक्फ के प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, मुस्लिम समाज के हो या किसी समाज के हो, उनको इसका नुकसान होगा। आम मुस्लिम नागरिक जो गरीब तबका का, उसको सिर्फ फायदा होगा। यही ऑब्जेक्टिव है, यही करना। अब बात रही आपकी के जो प्रोटेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज में कोई ऐसी कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच उनके दिमाग में है। कुछ संगठन जो है वो इस तरह की बातें कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उनके इस तरह के एहतजाज से कोई नुकसान होगा या किसी तरह की। अगर वो पीसफुली एहतजाज करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको वायलेंस नहीं होना चाहिए और मुस्लिम समाज का गरीब तबका किसी तरह से भी आहत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि देखिए, जो लोग इसको आह्वान देते हैं वो तो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, लेकिन जो विक्टिम होता है, जिसको चढ़ा बढ़ा के भेज देते हैं, वो गरीब मुसलमान होता है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी हरकत ना कोई करे जिससे एक आम मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान हो, लेकिन फायदा जरूर होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, हाजिक भाई अपनी बात एक लाइन में कहिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर जफर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि गुजरात में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो किसका है? मध्य प्रदेश में 30 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसका है? 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के अलावा कौन बेईमानी करता है, ये बताइए। देश के गुमराह मत कीजिए, और 12.5% प्रॉपर्टी ओनली हिंदुस्तान की। एक मिनट, वक्फ बोर्ड की 12.5% प्रॉपर्टी ऐसी है, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजारिस को छोड़कर ऐसी जमीन ऐसी है जिससे पैसा कमाया जाता है 12.5। वो कैसे कमा लिया जाएगा 20,000 करोड़? जरा बता दो, दे दे इसको। अब जवाब सुनिए। हाँ, सुन लीजिए हाजिक साहब से। देखिए, जो 9 लाख करोड़ की जमीन है उसमें आप सही कह रहे हैं, सिर्फ 11% कब्रिस्तान है, 17% मसाजिदें हैं और भी ऐसे है, लेकिन बहुत सारे आपको फ्लैट्स है, जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, अच्छे लैंड है,
बड़े बड़े जगह पे लैंड्स है और उनका प्रोडक्टिव यूज हुआ किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि कौड़ी के भाव में 2 साल 100 साल के लिए लीज दे दिया जाए, ये काम नहीं है वक्फ का। वक्फ का काम है कि उसको एफिशिएंटली मैनेज करके अरे रेलवे की और क्यों बना था, मलेट्री की जमीन क्यों दे दी अडवाणी जी को? एक मिनट सुनिए सर, क्या बात कर रहे हो? देश को बेच रहे हो, देश को 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमियों को ये देश देख रहा है भैया। चाहे कोई भी हो, सुन लीजिए एक सेकंड, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। देखिए आप अभी ये मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में जो दलीलें आएंगी, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा, चाहे कोई भी वक्फ बोर्ड का किसी सरकार में हो, जिसने भी गलत किया है, मैं कह रहा हूं ठीक से सुनिए, किसी सरकार में हो वक्फ बोर्ड सजा क्यों कम कर दी है? जवाब दे देश को। 2 साल की सजा थी, उसे 6 महीने की क्यों किया गया? वो आप भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं या भ्रष्टाचारियों का डर खत्म कर रहे हैं? अरे भाई, भ्रष्टाचारियों को सही सजा मिलेगी और गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा था, आज उसके अंदाजा लगे मिल जाएगी। ठीक है, मोहम्मद अतीक के पास। उम्र कैद खाली कहने से नहीं ना, आपको 75 साल में रख के क्या किया उम्र कैद? एक भी केस हुआ? खाली लूट लिया भैया। कोर्ट में आने दीजिए मामला। आजिक भाई, बलात्कार पे आपने कितनी सजाएं बढ़ा दी? रोज बलात्कार हो रहे हैं, 3000 कितनी सजा पहुंचा दी आपने? आप वक्फ से भटक रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं आजिक भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आजिक भाई, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जफर साहब पूछ रहे हैं 75 साल से कितनों को उम्र कैद हो गई? कितनों को उम्र कैद हो गई? एक नाम नहीं बता पाएंगे आप। भाई होना चाहिए ना, तब आपने उन सरकारों से सवाल नहीं पूछा, आज आप इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद अतीक का रुख करता हूं। हाजिक भाई, हाँ, जब कोर्ट में सारी दलीलें पेश होगी ना, तब आपको एहसास होगा कि आप कितना गलत स्टैंड ले रहे थे। जब कोर्ट में होगा आपको खुद एहसास होगा कि हमारे ये मुसलमानों का राइट है, ठीक है, मुसलमानों के फंडामेंटल राइट पर कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं। पहले बात सुनिए, मुस्लिम समाज के लोगों ही नहीं, मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सर 10, 15, 20 लोग आप जैसे हिंदुस्तान के इसका फेवर कर रहे हैं। 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुखालफत कर रहे हैं इसकी। अच्छा ठीक है, आपके कहने से नहीं होगा। 25 लोग फेवर कर रहे हैं और टीवी पे अगर थोड़ी सी भीड़ और जो आ जाती है, इसके अलावा देश का हर मुसलमान विरोध कर रहा है। नहीं तो आप उन्हें गलत तरीके से उस कानून को समझा रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं, आप खुद ही नहीं आएंगे, आपको भी लाइन ऑफ कंट्रोल में खड़ा कर दिया जाए ना, जहां पर आप गलत काम करने के लिए उसकाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को गलत तरीके से उसकाया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि उसकाओ मत, जो फायदे हैं उसको देखो, बाकी चीज तो आप कोर्ट में गए हैं ना, आपको कोई चीज कम लगती है। आप 2 फायदे बता देंगे ना पिछड़ों के लिए। अच्छा मैं 2 नहीं 20 फायदे गिनाऊंगा। मैं बता देता हूं, होने से 2 फायदे मैं बता देता हूं भाई, सुन लीजिए। अच्छा मैं बता देता हूं आपको, अगर आप फायदे समझना चाहते हो तो बता देता हूं कि देखिए, आज तक की प्रॉपर्टी के मैंने बताया ना कि 10 करोड़ आमदनी है। क्या आपके पास, आप तो गुजरात से आते हैं शायद, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गुजरात में तो बिजनेस माइंड है, वहां पर बिजनेस माइंड काम करता है, तजारत करते हैं लोग, उनको समझ में आता है कि इतने बड़े एसेट्स का इतनी कम आमदनी है। जब वहां पर अगर उस जितनी प्रॉपर्टी है, जितने एसेट्स है, उसका अगर आप नवाडको की बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, जो वक्फ के लिए बनी है, नेशनल वक्फ की जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसकी तरह बैलेंस शीट पढ़ ली तो आपको अंदाज होगा कि अरे क्या हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। मैं मस्जिदों को छोड़ दीजिए, खानकाहों को छोड़ दीजिए, आप कब्रिस्तान को छोड़ दीजिए, पूरी तफसील में तो जाइए आप, उससे 10 करोड़ का इनकम, आपको खुद अफसोस होगा कि हमने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ नहीं करे। एक स्कॉलरशिप आपने जारी किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि आपने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। यकीन मानिए हाजिक भाई, मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूं, स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। बिल के बाद आप जवाब, अरे छोड़िए मौलाना आजाद भाई, छोड़िए स्किल डेवलपमेंट, जितने प्रोग्राम थे वो कैंसिल कर दिए आपने। क्यों कर दिए? आपको आपको किसी की आदमी छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहा मुसलमानों को, वो कैसे मुसलमानों का फला बहबूद कर देगा? मेरी समझ से बाहर है। कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? किसके दिलों में आग, लबों पर गुलाब, हर जगह पर लोग पढ़ रहे हैं नमाज। आप सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 ऐसा नहीं, ऐसा आप सोच रहे, आपके जहन में ऐसे गलत फहमियां ना रखिए, गलत फहमियां पाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, नमाज ठीक है। अब ये डिबेट जो है जफर इस्लाम और हाजी खान के बीच ही नहीं चल रही है, बाकी सब मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अतीक को लाना चाहूंगा। मोहम्मद अतीक साहब, कुल मिलाकर के अगर सरकार इसके फायदे गिना रही है, इस कानून के फायदे देखते हैं, तो मान के चलिए कि इसका समर्थन करने में मुसलमानों के फायदे कई हैं, इसका विरोध करने में कोई फायदा नजर नहीं आता। देखिए अनुराग जी, मुझे बड़ा ताज्जुब है, यहाँ पर जो बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जो है
बात कह रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। अभी एक सिकंदर रिजवी साहब है बैठे बैठे की मैन डोमिनेटेड कम्युनिटी है हमारी। अरे इनको पता ही नहीं है कि यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब ने उसको ललकारा था, तो मैन डोमिनेटेड होती तो हजरत ज़ैनब नहीं ललकारती। हजरत फातिमा का लक़ब ही खातून जन्नत है, सबसे पहले वही जाने वाली है, तो मैन डोमिनेटेड कहाँ से? खैर चलिए, तो मजहब की बात होगी। इनको जानकारी के लिए मैं सोचा मैं इनको बता दूं। दूसरे की जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे गए हैं इतनी सारी खूबियां गिना रहे हैं। अरे यार, मुसलमानों का भला आप चाहते हैं तो एक आदमी को आप टिकट तो दे दे, मंत्रालय तो दे दे उसको, आप मंत्री तो बनाते नहीं, आप टिकट तो देते नहीं, सांसद तो बनाते नहीं, और आप बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने की इजाजत सब जगह है। अगर नमाज पढ़ने की इजाजत सब तो चिड़ इस बात की है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, या चिड़ इस बात की है कि कानून में खामी है? ये तो तय कीजिए अतीक भाई, ये तो तय कीजिए कि आपको चिड़ किस बात की है। ज्यादा तादाद हो जाएगी 10 मिनट के लिए अगर हम पढ़ लेंगे नमाज तो क्या चला जाएगा? ये आके सिर्फ ऐसी तरह से जो है बरगलाते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको पता है एक तो मुसलमान होने की वजह से इनको बिठाया गया है, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी से भी को भी जवाब दे हैं, भाजपा को भी जवाब दे हैं, तो ये तो फंस चुके हैं बीचों बीच में। इनके पास कोई प्रॉपर रेलिवेंट जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पता है कि आपको जेपीसी के जितने मेंबर थे जिन्होंने सलाहें दी, उनकी सलाह को दरकिनार कर दिया, उसके बावजूद हम कहते रहे कि हमारी कुछ चीजें तुम्हारी है, लेकिन नहीं माना। चलिए, उसको जो है जबरदस्ती आपने कर लिया। और अभी आपने ये कहा, मैं आपकी बात करूं मुस्तान साहब, कि आपने कहा कि जो है जवाब दे दो, सभी मुसलमानों को जो है जो कम पढ़े लिखे मुसलमान है उनको भड़काने की कोशिश। अरे वैसी कम पढ़े लिखे मुसलमान है, जावेद अली कम पढ़े लिखे मुसलमान है, आप हमारी कमेटी को कम पढ़ा लिखा और जाहिल बताना चाहते हैं आप। भाजपा तो कहती थी, आज आप भी यही कहेंगे, हम यही सब करेंगे कि मुसलमानों को कोई पंचर पुत्र कह दे, और अब आप लोग ये कहेंगे कम पढ़े लिखे मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं जरा जवाब दे दूं उनको। हाँ, मैं लेता हूँ जवाब। सुप्रीम कोर्ट गई है, हम वहां जवाब देता हूं। जीतेंगे। आपने जो क्लॉजेस रखे हैं उसके अंदर वो हराम से गिरने वाला सुप्रीम कोर्ट में आपका कानून नहीं चलने वाला। हम विरोध भी करेंगे, और जिस तरह से शांति। अरे विरोध की इस देश में सबको आजादी है अतीक भाई, लेकिन पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, खून की आखिरी बूंद तक जो है लड़ाई लड़ेंगे, ये किस तरीके की बातें हैं? खैर, आपके सवाल का जवाब मैं जफर इस्लाम से ले लेता हूं। जफर इस्लाम, देखिए, जाती मफाद के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पार्टी के अंदर में, जाती मफाद के लिए। मैं जाती मफाद के लिए नहीं हूं। पार्टी के अंदर जब काम करते हैं तो हजारों, आप जैसे हमारे कम्युनिटी के मुस्लिम भाई बहन आते हैं और उनकी बहुत सारी इमदाद भी मदद की जाती है। आप अगर आपके अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मिनट सुनिए, मुस्लिम लीग के नेता होके मुस्लिम लीग के लिए क्या किया? नहीं, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है ये पहले आप खुद देख लिए, सिवाय बरगलाने, सिवाय दो बात कड़वी बात कह लेने के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसी बातें करिए ताकि लोगों के दिलों में चुभती हो और उससे आप अपना फायदा उठा सकते हैं। अरे सुनिए, आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उससे मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अफसोस की बात है कि आप सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपका पर्सनल एजेंडा है, आपका पर्सनल, भाजपा का कोई एजेंडा भाजपा का है कि आप जैसे मुसलमानों से बच के रहे और गरीब मुसलमानों जिसको महरूम रखा गया उनको फायदा पहुंचे। आपने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए मुसलमान आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई, आपका लड़ाई झगड़ा करना काम है। मुझे लड़ाई झगड़ा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको देखिए, मैं सिर्फ, अरे आप टिकट लेने के लिए आए यहाँ पर, या फिर आपको कानून के नहीं, जवाब क्या? आपके पास जवाब है? आप सिर्फ क्या बीजेपी को हराने के लिए आप पैदा हुए हैं क्या? मैं पूछता हूँ, सिर्फ आपका एक ही नजरिया है कि बीजेपी को हराना है, और इसके बाद कटोरा लेके आप चाहते हैं कि बीजेपी आपको हेल्प करे? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी आप बीजेपी को हराई और बीजेपी आप पर बिल्कुल फूल निछावर करे? नहीं, आपकी सोच ही गंदी है, आपकी सोच गलत है। किसी पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा जो सोच आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए लड़ते हैं आप, वो गलत है। आपको नहीं, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने का सिर्फ नहीं, आप अपनी पार्टी को जिताइए। किसी को हराने का मकसद होगा तो आप खुद हारेंगे। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मुस्कान भाई, इनको एक बात कहने दीजिए। अच्छा, अतीक भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अतीक भाई जवाब सुन लीजिए पूरा पहले, फिर अपनी बात करिए। बीच में नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों पे
पर्सनल कमेंट्स करते हैं। मैं किसी पे आप पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं एक कम्युनिटी की बात करता हूं। आप जो है बेतुकी बातें कर रहे हैं, मैं बेतुकी बातें नहीं करना चाहता हूं, समझदारी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो कोई। आप लालच की तरह सिर्फ आप पार्टी में ज्वाइन करते हैं सिर्फ पद की लालच के लिए, सिर्फ यही काम रहा है। कम्युनिटी वेलफेयर का कौन सोचेगा? सब अगर लालच के लिए आएंगे तो आप सिर्फ आपकी लालचपन से आज मुस्लिम समाज बेकार हो रहा है। मैं कहता हूँ सब पार्टी में जाइए, सब जगह वोट दीजिए। क्या करेंगे आप बैठे बैठे? मुस्लिम को वर्गलाएंगे, सिर्फ वर्गलाएंगे, मुस्लिम को एक कोने में खड़ा करके अपने फायदे लुटेंगे, अपने फायदे के लिए। ऐसा नहीं चाहिए, देश बदल रहा है। आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोग एक किनारे में खड़े रहेंगे, कभी फायदा नहीं होगा आपका। मुस्लिम समाज आगे बढ़ेगा, मुस्लिम समाज का फलाह होगा, और आप जैसे लोगों की सोच वाले लोग साइडलाइन होंगे। मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, मुसलमानों की रहनुमाई हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। अरे वो देश की रहनुमाई कर रहे, चलिए ठीक है। मुसलमानों का रहनुमा आपको किसने बना दिया? अतीक भाई, किसने मुसलमानों का रहनुमा बना दिया आपको? एक पार्टी के आप नेता होकर मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन जाएंगे? मैं श्रीराज नायर जी को लाना चाहता हूं। श्रीराज नायर जी, शिकायत यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं देती। शिकायत यह है कि वो खुले में नमाज नहीं पढ़ने देती। जो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती, जो खुले में नमाज पढ़ने की छूट नहीं देती, वो मुसलमानों का क्या भला करेगी? ये क्या लॉजिक है? देखिए, प्रतिनिधित्व के बारे में तो अभी यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सारी बातें आपके समक्ष रखी। दूसरी, खुले में नमाज तो किसी को भी, यहाँ सऊदी अरेबिया जिसको क्रेडल ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जहां से इस्लाम पनपा खड़ा हुआ, वहां पर भी नहीं होता, और वहां पर भी डिसिप्लिन के साथ नमाज अदा की जाती है। यहां पर केवल और केवल पब्लिक न्यूसेंस ये पैदा करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, जो नमाज रोड पर, रेलवे स्टेशन पर, मॉल पर, एयरपोर्ट पर, ये अलाउड नहीं होगा आज की तारीख में। दूसरी बात यहाँ चल रही है वक्फ के अंदर जो रिफॉर्म्स होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर जो एकमात्र आवाज बहुत जोर शोर से उठ रही है, AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, वो जो चिल्ला चोट कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में बोलूंगा। ओवैसी साहब जब चुनाव आते हैं तो पूरा डेटा के साथ एक चुनावी क्षेत्र से दूसरे चुनावी क्षेत्र में घूमते हैं और ये बताते हैं प्रूफ के साथ कि मुसलमानों के अंदर मैक्सिमम स्कूल ड्रॉप आउट्स है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मुफलिसी है। ये सब वो कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। जब एक समाज की यह हालत बार बार सच्चर कमीशन, महमूद कमीशन, इन सब का हवाला दिया जाता है, तो ये अभी एक साहब बोल रहे थे 2013 से पहले, अरे तो इनकी हालत ऐसी खराब क्यों है? वक्फ बोर्ड में चंद रसूखदार लोग, और वक्फ बोर्ड क्या है? प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहां मस्जिदों के अंदर इमाम को अपॉइंट करने की बात नहीं है। यहां मैं मुंबई में बैठा हूं, बॉम्बे चैरिटेबल एक्ट के अंतर्गत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी ट्रस्ट चलते हैं, उसका ओनर चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। यहां पर यह कैसे हो सकता है कि चंद रसूखदार मलाई खाए और एक समाज पूरा पिछड़ा रह जाए, और उनको कुछ पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी जिन्होंने ठेका ले रखा है, वो एक समाज को केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करे और पिछड़ा रखे। तो आज ये जो रिफॉर्म्स की बात है, इस रिफॉर्म्स के लिए सभी मुसलमानों को तैयार होना चाहिए और सभी की सहभागिता होनी चाहिए। केवल कुछ रसूखदार मुसलमान इसको लूटेंगे तो यह समाज पिछड़ा रह जाएगा। फिर एक कंप्लेन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे जवाबदार हुई? एक तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहिए, तो आंसरेबल भारतीय जनता पार्टी हुई कि आपने जिसको वोट दिया, इतने साल सत्ता में रखा, उससे आप प्रश्न पूछिए कि हमारी ये हालत, हम गुर्बत पे क्यों हैं, हम मुफलिसी में क्यों हैं, हमारे लोग बेरोजगार क्यों हैं, हमारे सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट क्यों हैं? ये मुसलमान रहनुमाओं को, अपने ठेकेदारों को, ये जिन वोट बैंक की तरह जिनको इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। मैं पूछ लेता हूं आदिल हसन से। आदिल हसन, आपके बैरिस्टर साहब का नाम लेकर के साफ तौर पर श्रीराज नायर जी ने हमला किया है, क्या जवाब देंगे? क्या आप नहीं चाहते हैं मुसलमानों की स्थिति में सुधार हो?
और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो आज हैदराबाद में देखिए, सबसे ज्यादा गालियां बढ़ रही है ओवैसी साहब को। सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर हजारों करोड़ की, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। वो बैठे हुए हैं, ठीक और वो वक्फ बोर्ड की है। आदिल जी का जवाब ले लेते हैं। आदिल हसन बोलिए। सुनिए, एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चों को फ्री में मुफ्त तालीम देते हैं, 6,000 बच्चियों को देते हैं, 10,000 बच्चों को जो गरीब नादार जिनकी बात कर रहे हैं उनको देते हैं, नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी। वाहिद हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इतना नीचे जाकर इतने गरीब तबके को डायरेक्ट वो करती है। आप अरे बोलने दो यार, बोलने दीजिए। देखिए मैंने, सुनिए, अरे बोलने लीजिए श्रीराज नायर जी, मैं मौका दूंगा आपको। अभी आदिल हसन की बात पूरी सुन लीजिए। सुनिए, आप इतनी अभी जफर साहब ने इतनी मोहब्बत वाली बात कही है। जफर साहब से पूछिए, एएमयू किशनगंज को 11 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी का रिजर्वेशन के लिए स्टेट सरकार, इसी नीतीश सरकार ने भेजा था, अभी तक नहीं दिया। एक वक्फ बोर्ड का जो नीतीश जी का अवतार पार्टी और वक्फ बिल का एक विरोध किया था, एक पत्रकार मोतिहारी का, उसका नाम फजलुल मुबीन है, उस पर एफआईआर की आपकी बिहार पुलिस। भाजपा और जदयू की सरकार है। और पासमानदा मुसलमान में उसी ढाका मोतिहारी का कासिम अंसारी, जदयू का लीडर, ने रिजाइन किया वक्फ बोर्ड पर। आप इतना बोलते हैं, मस्जिदों में आप ही के सामने जफर भाई डिक्टेट, मेरठ पुलिस ने कहा कि नहीं पढ़ सकते, और पूरे हिंदुस्तान में हर धर्म का लोग रोड पर, हर जुलूस निकलता है। आप ही बताइए कहां का इंसाफ है। और बीजेपी 20 राज्य में है, बतला दे एक राज्य में मॉडल स्टेट दिखा दे जहां पर इसने कुछ ऐसा किया वक्फ के लिए। अख्तरुल ईमान साहब ने अभी असेंबली में उठाया, पटना के बगल में फतुआ, एक इमामबाड़ा और एक कब्रिस्तान को, कब सीएम सिक्योरिटी में वो ऑफिसर है, उसका संरक्षण में इमामबाड़ा और कब्रिस्तान कब्जा हो रहा था, और बगल के वक्फ बोर्ड चेयरमैन है जदयू के। कुछ नहीं हुआ। जब विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब ने मुद्दा उठाया तब मंत्री और ऑफिसर जगे। 2005 से जदयू के चेयरमैन है, भाजपा का लोग वक्फ बोर्ड में है। आप ही बतलाइए, आप कुछ करते नहीं है। मोमा का स्कॉलरशिप कम कर दिए, एएमयू किशनगंज को पैसा नहीं दिए, आप जामिया और अलीगढ़ का बजट कम कर दिए, और आप हमदर्दी दिखा रहे हैं। एक भी एमपी नहीं मुसलमान, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं, और आप हमसे हमदर्दी दिखा रहे हैं। हर दिन भाजपा का मंत्री मुसलमान को गाली देता है, आकर स्टेज से गाली देता है, और उसको आप प्रमोशन पे प्रमोशन देते हैं, और आप मुसलमानों के हमदर्दी की बात करते हैं। अरे ये झूठी मक्कारी हमदर्दी कब तक कीजिएगा। पोची योगी आदित्यनाथ बोलते थे इंटरव्यू में कि हिंदू से सीखना चाहिए कि मुसलमानों को धर्म कैसे, धार्मिक पर्व मनाया जाता है। परसों वहां पर मजार के ऊपर झंडा किसने फहराया? वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। सीएनआरसी प्रोटेस्ट में 5-5 साल से उमर खालिद और लोग शर्जील जेल में हैं, और यतीन नरसिंगा को छोड़ा गया यूपी पुलिस। राम रहीम को पेरोल मिल रहा है, आसाराम को बार बार पेरोल मिल रहा है। यही है, एक रेपिस्ट को पेरोल, और जिसने आंदोलन किया सीए का, गुलिफ शाह, उमर खालिद, शर्जील, मीरान हैदर, खालिद सैफी को जेल 5 साल होता है जेल। यही इंसाफ है। आदिल भाई जानकारी दे रहे हैं तो फिर पूरी दीजिए ना। आदिल भाई जानकारी दे रहे हैं तो पूरी दीजिए ना। जिसने गाजी की मजार पर झंडा फहराया उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया ना, कार्रवाई हो गई उस पर। आपने झंडा फहराया, उस पर क्या किया कि बात खत्म कर दी। आखिर नौबत पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? आखिर नौबत हर दिन हर मस्जिद। अच्छा, अब आपका सवाल पलट गया कि वो झंडा फहराया कि मुझे पता पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। बोर्ड के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं जफर इस्लाम से इसका जवाब देने से पहले श्रीराज नायर कुछ कहना चाह रहे हैं। पटना के सारे प्राइम लैंड को कौड़ियों के भाव किसने बेच दिया? अच्छा 30 सेकंड। आदिल हसन ने बात पूरी नहीं की है, बात पूरी कर लीजिए। सुनिए, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी ने 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल में कांग्रेस के साथ बिल पास किया था। तो मोदी अमित शाह सही है कि सुषमा जी और राजनाथ जी और आडवाणी जी सही हैं? बीजेपी ये तय करे, जो बोलती है 2013 का बिल गलत है तो बीजेपी बतलाए। और कब्रिस्तान है 18%, मस्जिद है 22%, इमामबाड़ा है, मैंने कल भी भारतीय जनता पार्टी से कम्युनिटी में एक मैसेज दे रहे हैं कि ये आदिल हसन, ये सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी से कल भी पूछा था कि क्या राजनीतिक मजबूरी के चलते 2013 में संशोधन का समर्थन किया था। मैं जफर इस्लाम से फिर ये सवाल पूछ रहा हूं और वो क्या कहना चाहते हो भी मैं पूछता हूं। मुस्कान जी, हम भी हाँ, मैं आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी, पूरा मौका दूंगा आपको, भरपूर बोलेंगे आप, चिंता ना करें। मैं आ रहा हूं। देंगे जब बिल्कुल से ना पूरा मौका दूंगा, ऐसा नहीं। हाँ बोलिए जफर भाई। 10 सेकंड मुमताज भाई, 10 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लालू यादव का आपने वीडियो देखा है कि नहीं? 2012 का
क्या इसके बारे में क्या आपकी फिक्र, क्या व्यूज है? उन्होंने क्या बोला कि सारे वक्फ बोर्ड मिसमैनेजमेंट है। सुनिए एक मिनट, सारे लैंड और बड़ी बड़ी इमारतें सब बेच दिया है, खा पका रहे हैं। ये लालू यादव कह रहे हैं, जिनको आप अपना मसीहा मान रहे हैं, वो कह रहे हैं। दूसरी बात, हम नहीं मसीहा मानते हैं। ऐसी बातें चल रही है। सुषमा जी क्यों बिल का साथ दी थी 2013 का? अरे एक मिनट, अब जब सुषमा जी को छोड़ दे, आप बीच में मत बोलिए। और अरे तो सुन तो लो, मैं तुम्हारे बारे में बीच में नहीं बोल रहा था। उस पर कुछ बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, जवाब तो दे रहा। आपके बीच में तो नहीं बोला मैंने ना, आप सुन लीजिए। मैं तो आपकी बात सुन के जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उस वक्त भी एक ही नजरिया था और आज भी एक ही नजरिया है कि मुस्लिम समाज के लोगों का फायदा इससे होना चाहिए। आज आप स्कॉलरशिप के बारे में बोल रहे, इतना पैसा यहां रहेगा कि इससे सारे मुसलमान समाज को स्कॉलरशिप दिया, कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। लेकिन वो आमदनी तो होनी चाहिए जब खा पका के बैठ जाएंगे लोग। और मैं एक बात और कहता हूं, छोड़िए इन सब बातों का, 2 सदनों में पास हो गया है, कोर्ट पे आपको भरोसा। कोर्ट में जब जाएगा ना ये, तब बहुत दलीलें आएंगी, बहुत सारे डिटेल्स आएंगे। आपको एक एज ए मुस्लिम कम्युनिटी को होते हुए अफसोस होगा। मैं आज आप अपनी मेरी बात पे याद रखिएगा, जब लिस्ट बाहर आएगी, जो अभी बोल रहे थे मुस्लिम लीग के, उन पे लानत भेजेंगे उन लोगों पर जो मुस्लिम समाज के होके मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों का, यतीमों का, वो लोगों का हिस्सा मार के महरूम कर दिया और खुद के बिल्डिंगें और पैसे और आलिशान मकाने बना ली। तब आपको अफसोस होगा कि किस तरह से इस वक्त का प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठाया। आप इस तरह की बातें करते हैं, आप बीजेपी को गाली देते हैं। अरे भाई, आप बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी से आप चाहते हैं कि आप पे फूल बरसाए, लेकिन जब वोट की बात आती है तो आप बीजेपी को भूल जाते हैं। किसी भी कौम का सबसे बड़ा नुकसान जब होता है जब कौम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए लड़ती है। आपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, जो जीते जो आ रहे। ठीक है, जफर इस्लाम, लौटता हूं आपके पास। वजाहत कासमी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मुमताज आलम रिजवी का मैं रुख करूंगा। मुमताज आलम रिजवी, विरोध प्रदर्शन का मैं विरोध नहीं करता। विरोध प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर। जब मामला अपने विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उससे पहले यह कहना कि देश को शाहीन बाग बना देंगे, उससे पहले आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, उससे पहले यह कहना कि खून की आखिरी बूंद तक हम लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? क्या आपको इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, संवैधानिक प्रक्रिया पर, कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? क्या आपको इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। हमें सब पे भरोसा है, लेकिन भाजपा को हम पे भरोसा है कि नहीं? पहले एक सवाल तो जफर इस्लाम साहब से कर लीजिए ना, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं। और मैं एक जिम्मेदारी से पहले बात कहना चाहता हूँ कि आज औकाफ पे सवाल है, साहब औकाफ का यूज नहीं हुआ। अरे साहब, औकाफ की बात नहीं है, हम मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं किया गया पॉलिटिकल उसमें। जफर इस्लाम साहब बीजेपी में है तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, सिवाय आज डिबेट में बिठा देने के। जफर इस्लाम, और इसी तरीके से मैं तमाम पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि जहां जहां मुसलमान रहे उनको डंप किया गया, उनको काम नहीं करने दिया गया कि कहीं मुसलमानों के लीडर जफर इस्लाम पढ़े लिखे नहीं होते तो ये बात सुन के भड़क जाते। एक मिनट मुस्कान जी, अभी नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं और आप ही को कंप्लीट करने दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप प्रोवोक कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब को कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत प्रवक्ता से ज्यादा नहीं है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते तो इस बात को सुनकर भड़क जाते। यही तो हो रहा है देश में। नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूं, सरकार इतनी बड़ी चल रही है, एक से जाहिल किस्म के वहां मंत्री बने बैठे हुए हैं। और जफर इस्लाम साहब, आप जानते हैं जफर इस्लाम साहब कौन है? पता है, लेकिन क्या आपके स्काइप में कुछ इश्यू आ रहा है मुमताज आलम रिजवी, इसको दुरुस्त करते हैं और फिर आपके पास आते हैं। लेकिन उससे पहले वजाहत कासमी साहब, मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ हैं। वजाहत कासमी साहब, ये चल क्या रहा है देश में वक्फ कानून के विरोध को लेकर के? जरा आपकी नजरिए से जरा मुझे बताइए। शुक्रिया जनाब, आपकी निगाह करम हुई, पता तो चला कोई मुफ्ती वजाहत फ्रेम पे है। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पिछले 17 सालों में वक्फ बोर्ड को जो कमेटियां मैनेजमेंट कर रही हैं, जो चला रही हैं, स्टेट की कमेटी या वक्फ काउंसिल सेंट्रल में, पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में एक दो चीज़ें उनमें ऐड की गई हैं। जैसे किसी स्टेट का कोई भी बोर्ड बनता है तो उसमें 12 से 15 लोग मेंबर होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, उनमें से एक आदमी चेयरमैन बन जाता है, एक मुतवल्ली कोटे से आता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी तकरीबन 25 के आसपास मेंबर होते हैं।
और ये पिछले 70-75 सालों में जो भी वक्फ बोर्ड 54 से और अब तक स्टेट या सेंट्रल में ये 2 ही कमेटियां वक्फ मैनेजमेंट को देखती हैं। अगर इसमें 2 भाई हिंदू आ गए तो मेजोरिटी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सवाल मुसलमानों की। मेरा, जितने भी मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, मेजोरिटी तो मुसलमानों की है। वो स्टेट में भी है, वक्फ काउंसिल में भी है। तो मेरे 2 सनातनी भाइयों के आ जाने से क्या वो 12 मुसलमान या यहाँ 23-24 मुसलमान वो मुसलमान नहीं रह जाएगा? ये वक्फ मैनेजमेंट पर वो 2 सनातनी हावी हो जाएंगे? किस तरह के नफरती चिंटू हम लोग बनकर के बात कर रहे हैं समाज में। मैं आपको सहारनपुर का एक वाकया बताता हूँ। सहारनपुर से मेरे पास कुछ लोग आए, जामा मस्जिद की किराएदारी का मसला था, दुकानों का। मैंने बताया भाई वक्फ ट्रिब्यूनल में केस है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है जाओ देखो कानून से लड़ो। तो उन्होंने बताया कि मैं सहारनपुर से लखनऊ 600 किलोमीटर महीने में कितनी बार या साल में कितनी बार जा सकता हूँ। दुकानदार था, किराएदार था, मजदूरी भी नहीं, दुकान भी बंद हो गई है, कब्जा कर लिए लैंड माफिया ने। अगर डीएम की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो गई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, उसके हाथ भी कानून से बंधे हैं, तो ये पारदर्शिता, ये इंसाफ, ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आने देने चाहते हम लोग उसमें। और हम लोग किस तरह की बात, यानी 70-75 साल पहले देश का बंटवारा मजहब के नाम पर मुस्लिम लीगियों ने किया। आज भी हम जिन्ना के उसी सबक को दोहरा रहे हैं कि शाहीन बाग बनाएंगे, जलाएंगे, फलाह करेंगे। और आज भी बंगाल की मुख्यमंत्री की इस बयान पर हम खुश हो रहे हैं कि हम यहाँ कानून को लागू नहीं करेंगे। तो फिर पार्लियामेंट का क्या मतलब रह जाता है, लोकतंत्र के मंदिर का क्या मतलब रह जाता है। लोकसभा में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, राज्यसभा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां बिल पेश होकर के पास हुआ है, महामहिम ने मोहर लगाई है, और आज एक स्टेट ये कहता है कि हम लागू नहीं करेंगे चंद लोगों को खुश करने के लिए। और पिछले 70 सालों में अगर कोई एक काम मुस्बत पॉजिटिव है जो इस बिल से रुक रहा है तुम्हारा, तो मेरा चैलेंज है आपको, इस ताल ठोक के में बताओ, मैं आपको उस बात का जवाब दूंगा। एक भी पॉजिटिव काम तुम्हारा नहीं मुसलमान कौम के लिए जो इस बिल से आपका रुक रहा हो। कोई नहीं, विरोध कौन कर रहा था? संशोधन हुआ है, होते रहे पहले भी। अरे वार्षिक एक्ट भाई पहले भी संशोधन होते रहे, अब भी संशोधन हो गया। और अगर सुनो, अरे भाई चुप रहो, मैं आपकी बारी में बोला नहीं हूँ, आप अपनी बारी में बोल लेना। मेरे से ये जिहालत नहीं होती, मेरे से ये जिहालत नहीं होती। टीवी पे झूठ बोलो, आपकी बारी आएगी तो बोल लेना, आपकी बारी आएगी तो बोल लेना, बोलना आप, सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। मेरी बात कंप्लीट होने दो। झूठ परस दोगे तुम, परोस दोगे देश को। 70 सालों में, मैं आ रहा हूं, 70 सालों में मुझे एक काम बताओ जो 70 सालों में मुझे एक काम बताओ जो आप कौम के लिए कर रहे थे और मोदी सरकार संशोधन ले आई, वो काम रुक गया है। कौन सा कॉलेज रुक गया? आईपीएस आईएएस की कोचिंग रुक गई, रामपुर की यूनिवर्सिटी रुक गई। आजम खान ने जो बनाई थी यूनिवर्सिटी, रोक दी आपने। क्या बात करते हो आप, देश के सामने गलत बयानी करते हो। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद कर दिया तुमने, स्किल डेवलपमेंट बंद कर दिया, जो वहां पर अरे मौलाना आजाद फाउंडेशन और मौलाना आजाद फाउंडेशन चल भी रहा है। एमएसडीपी प्रोग्राम चल रहा था। कभी गए हो मौलाना आजाद फाउंडेशन? जाके लोगों से बात की है? हमने किया। मैं बोल लूं, मैं बात करूं, सेंट्रल वर्क काउंसिल, मैं बोल लूं, मैं बात करूं। ठीक है, कासमी साहब की बात खत्म हो जाए, मुमताज भाई फिर आता हूं आपके पास। हाँ। और बताइए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू जो काम हो रहा था चल रहा है क्या? और आ जाइए, माइनॉरिटी मुस्लिम एजुकेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मौलाना आजाद फाउंडेशन को वक्फ चला रहा था? मैं पूछ रहा हूँ, मौलाना आजाद फाउंडेशन को वक्फ बोर्ड चला रहा था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल चला रही है, बात वक्फ बोर्ड की हो रही है, आप मौलाना आजाद फाउंडेशन पे घूम रहे हो। आप बात भाई वक्फ बोर्ड पर बात करो। आप जिस वक्फ बोर्ड के बहाने से देश में आग लगाना चाहते हो उसकी बात करो ना। जो शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हो उस पर बात करो। आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी चोर सरकार रही है, आप सारा हक खा गए, देंगे कहां से? आप सारा हक खा गए, देंगे कहां से? वहां पे सारा हक तो खा चुके हैं। 10% लोग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले, जमीयत वाले 10% लोग सारा हक खा गए हैं। अरे कुछ हक छोड़ा ही नहीं। आज उसको जज्बात में ले आए हो, आप जज्बात की लड़ाई लड़ा रहे हो। बात कहने से पहले तोलो तो ना। झूठ अगर नकेल होती तो आप टीवी पर बैठ करके ये बदमाशियां नहीं कर रहे होते जो कर रहे हो। आप बकवास भी करते हो और कहते हो नकेल भी कसते हो। बात ये नहीं है कि टीवी पे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये बात मत कीजिए।
सवाल ये है कि आपकी हैसियत क्या है, बताइए आप चलिए यही बताइए। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में 70 सालों ने वक्फ बोर्ड 70 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया, सवाल ये है। सवाल ये है कि 70 सालों में वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। आप सवाल का जवाब देंगे, आप सवाल का जवाब देंगे। 70 सालों में कोई एक काम है ऐसा जो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो? 70 सालों में कोई काम किया हो आपने? कोई एक डॉक्टर बना दिया हो, कोई एक इंजीनियर बना दिया हो, किसी एक बेवा को मकान दे दिया हो, किसी एक यतीम बच्चे को पढ़ा दिया हो? 70 सालों में बताओ कोई काम किया है वक्फ बोर्ड ने? गिनवाओ आप, अभी टीवी पर बताओ कि 70 सालों में ये काम किया है। अरे हम 4 स्कूल खोल के आए, हमारे फादर 1 रुपया नहीं जाते। मैं तो आपको बयानी मत करो। मौत का फरमान तो आप जारी कर रहे हो, कह रहे हो जगह जगह शाही विभाग होंगे, आप कह रहे हो जगह जगह शाही विभाग होंगे, आप कह रहे हो कि देश को जलाएंगे। यहाँ तो बात वक्फ की हो रही है। आप 10 स्कूल बनाइए, देश को जलवा रही है और आप उसके साथ खड़े हो। यहाँ सवाल ये है कि वक्फ का इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए कैसे हुआ, उसका कोई जवाब है ना? मुमताज आलम रिजवी दे पा रहे हैं, ना हासिफ भाई आप दे पा रहे हैं। जिस पर ये इल्जाम लगा, अरे आप गुजरात की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इनसे सवाल हो रहा है, उसका जवाब नहीं है। ठीक है, नहीं जवाब सब दिया जा रहा है। देश के जलाने वालों के साथ ये खड़े हैं, देश के जलाने वालों के साथ। आज ये ममता पर खुश है क्योंकि वो रामनवमी के जुलूस को रोक रही है। आज ये ममता पर खुश है क्योंकि वो हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। आज ये ममता के साथ खुश है क्योंकि वो हिंदुओं पर एफआईआर कर रही है। उन्हें जेल जाना चाहिए, उन्हें जेल भिजवाना चाहिए। शांत हो जाइए, मुमताज भाई बोलिए। निजाम किया जाए। 1 मिनट मुस्कान भाई, पिछले 20-25 सालों से मुसलमान मुस्तकिल ये डिमांड कर रहा है कि जिस तरह से गुरु प्रबंधक कमेटी का निजाम है उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का निजाम कर दिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार के अंडर में आता है। सरकार जो है जैसे चाहती है अपने चेयरमैन का इस्तेमाल करती है और उस पे जमीनों पे कब्जा करवाती है, जमीनों को बिकवाती है अपने पसंदीदा लीडर या अपने पसंदीदा आदमी को, कहीं 1 रुपया लीज पे, कहीं 5 रुपया लीज पे, इस तरीके से देती है। लिहाजा ये ठीक नहीं, बार बार ये शिकायत करता रहा है। बात ये नहीं है जो वजाहत का आदमी साहब कह रहे हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है आप करने जा रहे हो, लेकिन मालिक से उसका माल मत छीनो। जो उसकी मंशा है औकाफ की, वो मंशा कम से कम बाकी रहे। ये जो बार बार सरकार मालिक के पास, अच्छा मुमताज भाई ईमानदारी से बताओ, आपने मालिक के पास माल छोड़ा है? ईमानदारी से बताओ मुमताज भाई, ईमानदारी से बताओ, आपने मालिक के पास माल छोड़ा है? आपने 10% लोगों ने मालिक के पास मकान छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। कहाँ है ये 9.5 लाख एकड़? कहाँ है? चोर सरकार है थी, कहाँ? माफिया सरकार थी। अगर ये सरकार है कहाँ? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बड़ा अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड के मुतवल्ली मुसलमान, बोर्ड के मेंबर मुसलमान, बोर्ड के चेयरमैन मुसलमान और चोर सरकार। वाह भाई वाह, वाह मुमताज आलम साहब वाह, सब तो मुसलमान, पूरी कमेटियां तो मुसलमान नहीं 70 सालों में, और चोर सरकार हो गई, चोर सरकार हो गई। मुसलमान होकर यार अपनी कौम को भी समझाओ मेरे भाई, मेरी कौम को भी समझाओ। मुसलमान होकर के मुसलमानों को पीछे नहीं जाने का काम कर रहे हो, ऐसे ही उसमें बैठे थे। मुमताज भाई अपनी कौम को समझाओ कि 70 सालों में खा गई है वक्फ बोर्ड को, करप्शन कर करके, चोरी कर करके खा गई है आपकी कौम। आप क्यों नहीं समझा रहे? तो मैं तो समझा रहा हूँ, आप जैसे लोग विरोध कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, आप जैसे लोग विरोध कर रहे हैं। समझा सके मौलाना तौकीर रज़क समझा सके? तो मौलाना अरशद मदनी के पास वक्फ बोर्ड की जगह है? मौलाना अरशद मदनी के पास वक्फ बोर्ड की जगह है कि नहीं, आप बताओ? मौलाना अरशद मदनी के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है कि नहीं? अरे भाई जाहिल को जाहिल नहीं भाई क्या कहें? आप जवाब दो ना, टीवी पर जवाब दो। मौलाना अरशद मदनी के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है कि नहीं, आप टीवी पर जवाब दो ना। ये झील पिया वाली मस्जिद किसकी है? दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं है। आईटीओ मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं है। आप टीवी पर जवाब दो, मना कर दो, मना कर दो। नहीं, अरे भाई तो उसको कहाँ कुछ करने दे रही सरकार? उस पर कुछ करने दे रही क्या? उस पे मस्जिद में क्या किया जाएगा? तो आप कौन सा बाजार बनाया जाएगा मस्जिद पे? कब्जा तो क्या हुआ है? बातें कर रहे हैं मौलाना यार। मस्जिद नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, जायदाद आप वैसे नाच रहे हो, कब्जा रखी है, आप उसका किराया देते हो। कोई कहीं कुछ बनाने ही नहीं देते। सिर्फ उम्मीद पे नाच रहे हो। 90 साल से कब्जा कर रखी है, हजारों गज जगह है, हजारों गज करने के लिए उस पर नाच रहे हो। झूठ बोल रहे हैं देश में। आपने वक्फ बोर्ड को ना कभी किराया दिया है, ना आपने वक्फ बोर्ड को कभी 2 रुपए दिए हैं। और आप मुनाफिक की नस्ल पहले भी थी, आज भी कल भी रहेगी। 123 प्रॉपर्टी में पिछले 1984 से मुकदमा चल रहा है और वो आज तक मुसलमानों को नहीं मिली। अरे भाई क्यों नहीं मिली? है तो हम जहां रख देते तो हमारी हो जाती है। और हमारी प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी पिछले 1984 से हमें मिली नहीं। अरे
ये कौन सा पैमाना हो गया? इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं मुस्कान भाई इनसे जवाब लेना चाहता हूँ। अरशद मदनी और महमूद मदनी दोनों के पास दिल्ली वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या वो किराया देते हैं दिल्ली वक्फ को? तो ये पेश करें। सरकार ने कब्जा रखा है वक्फ बोर्ड की जमीनों पर, ठीक है, उसको हड़पना चाहती है, उसको लेना चाहती है, उसको मुसलमानों को नहीं देना चाहती। असल मुद्दा ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है जफर भाई के वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है। सवाल ये है कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं ये अगर अपनी हद से बाहर होते हैं तो सरकार क्या करेगी? मेरी ये चिंता भी है, मेरा ये सवाल भी। सेक्शन में बता रहा हूँ, आप बताइए सेक्शन 107 में क्या कहा गया है? और बताइए। मैं बीच में किसी के नहीं बोला, मुमताज भाई बीच में नहीं बोलता, आपने बोल दिया आपने सवाल। मुमताज भाई देखिए ऐसा है, मुमताज साहब अभी थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे, वो सहाफी हैं, पहले काफी अखबार में बड़ा रोल अदा किया उन्होंने, बहुत चीजें देखी हैं क्लोज डोर से, इसलिए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने नुमाइंदों को रखा और सरकार ने जो 70 सालों से वक्फ को लूटा है, ये अभी जो है मुमताज भाई ने कहा। और इसी को दुरुस्त करने के लिए मुमताज साहब ये बिल आया है ताकि कोई माई का लाल मुस्लिम समाज के गरीब यतीमों का माल नहीं लूट पाए, इसीलिए ये कानून आया है जिससे किसी का फायदा नहीं सिवाय गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। हाँ, अगर उसके आड़े आप आना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको अपना फायदा आप उनके आड़े आना चाहते हैं तो आ जाइए, को इसमें फायदा नजर नहीं आ रहा तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ, हम फिर बैठेंगे इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। आज सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।